Hello everyone. Thank you so much for joining in this author roundtable by Pocket Novels. हम लोग चार और नए और हमारे होनहार राइटर्स के साथ हैं, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में, वो कैसा सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो लोग इसको यूट्यूब पर देखेंगे वो फटाफट से वो करें, और जो भी जितने भी सवाल हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके आंसर्स हम आप तक लेकर के आएँ। तो आज के जो हमारे राइटर हैं, इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। Hello, it's me Janvi Soni, author of My Cruel Husband. हेलो एवरीवन, मैं डार्क सोल रिदा। मेरा रियल नाम फरीदा है। हेलो, मैं तान्या। मेरी स्टोरी है सियासत हुकूमत की, जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना देखा होगा। Hey, this is Kavya Sharma this side, author of Cruel Hearted. बहुत ही बढ़िया। आप सबकी सारी नॉवेल्स को हम सब लोग चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा हमारे रीडर्स आपको प्यार भी देते हैं। तो आप आज के राउंड टेबल में हम लोग आपसे सवाल पूछना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन उससे पहले इंडिविजुअली हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी निजी जीवन में क्या करते हैं। जितना कि मुझे मालूम है आप स्टूडेंट हैं, और भी प्रोफेशन, तो प्लीज आप बताइए अपने बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम काव्या जी। Actually, right now I'm 19 years old, so I'm a student, BA Political Science graduation, third year. तो राइटिंग में आज से नहीं, एक्चुअली लास्ट 7-8 ईयर्स हो चुके मुझे राइटिंग करते हुए। पहले मैंने मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, देन नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया, तो बहुत टाइम से कर रही हूँ। और अभी स्टूडेंट हूँ, आगे चल के भी प्रोफेशन मेरा राइटिंग रहने वाला, पर इसे लेके जर्नलिज्म, लॉ, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें रहेंगी। बहुत अच्छा। आपने बोला आप 19 ईयर्स के और पिछले 8 साल से लिख रही है, तो 11 साल की उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया था, और वो की जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब बहुत ही होनहार बात है। तो तान्या जी, इस साल मेरा सेकेंड ईयर है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और लखनऊ से। और राइटिंग तो मैंने फिलहाल 2 साल से स्टार्ट कर दी है, जो कि चल ही रहा है। और इस बार मेरा 1 साल मतलब सेकेंड ईयर चल ही रहा है, और थर्ड में मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही खूबसूरत। इंजीनियरिंग के साथ साथ राइटिंग, हमने बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा है जो बहुत ही फेमस राइटर्स हुए हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप भी वैसे हैं। रिदा जी, आपकी क्या कहानी? मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री ऑनर्स से, और अभी फिलहाल तो मैं एजुकेशन से दूर हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया, फिर मम्मी भी चले गए तो उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राइटिंग करूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब लाइफ में कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं तो उन्हें लिखने का भी दिल करता है। तो मैं एक छोटी सी डायरी में वो स्पेशल मोमेंट्स लिखती थी। अब वो जब लिखते-लिखते मैंने जब पॉकेट नॉवेल पे लिखना स्टार्ट किया, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई मुझे कि कैसे उसे डिस्क्राइब करना है, कैरेक्टर्स को कैसे क्या करना है। लेकिन जब मेरी फर्स्ट नॉवेल को कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन किया गया, रीडर्स ने इतना सपोर्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। देन मैंने अपनी जो मेरी अभी टॉप पे नॉवेल है, तू ही जुनून, मैंने उसे स्टार्ट किया, और वो जस्ट 30 डेज़ में मेरी जो नॉवेल है वो 100 के पार कर चुकी थी। और उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया तो वो बहुत अच्छा गया है। बहुत बहुत लाइक शुभकामनाएं आपको। जानवी जी, आप बताइए। कुछ टाइम पहले, अभी अराउंड 1-2 मंथ्स पहले मैं जॉब करती थी। मारुति सुजुकी का आउटलेट था, वहाँ पे मैं स्टॉक मैनेजर थी। लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से मेरी जॉब छूट गई। तो लेकिन मैं जब जॉब में कंटिन्यू थी, तभी से मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट किया। ये मेरा कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मैं इससे अर्निंग करूं कभी, या फिर नहीं मेरे को फेमस होना है। नहीं, मेरे को ये था कि मैं अपनी नॉवल लिखूंगी और फिर उसको क्लोज करके खुद ही पढ़ूंगी, ये था मेरा। लेकिन आज रीडर्स ने इतना प्यार दिया, तो इस वजह से मैं नॉवल लिखी थी, और आज मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक आ पाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा सफर रहा है आपका भी। तो हम लोग शुरू करते हैं। आपको अपने नॉवल की इंस्पिरेशन
कहाँ से मिली? ठीक है, ये एक सवाल है जो हम सब जानना चाहते हैं। उसके बाद हम डिटेल में आएंगे आपकी नॉवेल्स पर। मैं चाहता हूँ कि सान्या जी आप इसका जवाब स्टार्ट करें। मेरी नॉवेल की इंस्पिरेशन तो देखा जाए तो पहले मैं पॉकेट एफएम पे पहले ऑडियो बुक सुनती थी, फिर स्टोरियाँ नॉवेल सेक्शन में गई, वहाँ पे नॉवेल्स पढ़ी। फिर जो वो रॉयल स्टोरी होती है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी, ज्यादातर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से उससे ज्यादा अच्छी मुझे रॉयल मैरिज सारी स्टोरीज अच्छी लगी। तो उस पे फिर मैंने पहले तो एक लिखी थी एज अ बिजनेस या फिर बिजनेस वाली स्टोरी, वो कुछ खास मुझे अच्छी भी नहीं लगी, उसमें मेरा मन भी नहीं लगा। बट जब मैंने रॉयल लिखी वो मुझे अच्छी लगी, मतलब वो लोगों को भी पसंद आने लगा, तो फिर वो मैं कंटिन्यू लिखती गई। और उसके इंस्पिरेशन के लिए मैंने पॉकेट एफएम पे ही और भी जो अदर स्टोरी है रॉयल से बिट्स, तो उसी को मैंने पढ़ा, उससे ही आइडिया लिया कैसे लिखने का तरीका है और सारी चीजें, तो वो सब पॉकेट एफएम से ही मुझे मिला है और वहाँ की जो स्टोरीज है उन्हीं सबसे। काव्या जी आप बताइए, आपको अपनी पहली नॉवेल की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ठीक है, और कैसे हुआ? इंस्पिरेशन ऐसे नहीं बोलूंगी कहीं से मिली या कहीं से देखी। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से राइटिंग प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी, बट इन इंडिया प्लेटफॉर्म था नहीं। जब मैं ढूंढ रही थी, आई मीन 5-6 साल पहले पीछे जाऊँ तो उस वक्त नहीं था यहाँ पर। जब मुझे पता चला तब मैंने पॉकेट नॉवल डाउनलोड किया था, और उसके बाद मैंने जब डाउनलोड किया मैंने उस वक्त लिखना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज क्रिएशन मेरे माइंड में थी और एक विजन होता है, इंस्पिरेशन नहीं बट विजन था कि मुझे अगर कुछ चीज लिखनी है तो अगर इफ आई वांट टू राइट अ लव स्टोरी तो मुझे उस लव स्टोरी का एंड कहाँ रखना है, लोगों की नजर में वो लव स्टोरी कैसे उसकी पिक्चर बने, ये चीज सोची हुई थी। तो इंस्पिरेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है, इट्स जस्ट माय ओन क्रिएशन। रिताज आप बताना चाहेंगे आपके नॉवल के बारे में? मैं पॉकेट एफएम पे नॉवल सेक्शन पे नॉवल पढ़ती थी, तो उसमें एक नॉवल आता था जिसपे ऑथर ने राइटिंग के बारे में बताया था कि कैसे करते हैं। तब मैंने पॉकेट नॉवल डाउनलोड करके उस पर लॉगिन किया और स्टार्ट किया, तो काफ़ी अच्छी चली मेरी नॉवल। तो मैंने सोचा कि लिखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मुझे भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला था लिखने के लिए। पॉकेट नॉवल ने एक प्लेटफॉर्म दिया, और जैसा कि मुझे इसके बारे में ये नहीं पता था कि ये पे होता है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि मुझे किस टाइप से जो किरदार है, कैरेक्टर्स है, उन्हें कैसे गढ़ना है, कैसे लिखना है, वो सारा ही किया मैंने कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। और उससे रीडर्स जो है वो मतलब प्यार दिए हैं मुझे। ठीक है, शानवी जी आप बताना चाहेंगे आपको अपनी पहली स्टोरी का जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिला? मुझे इंस्पिरेशन तो पॉकेट एफएम से ही मिला। जैसे मैं जब जॉब करने जाती थी, अपनी फर्स्ट जॉब, तो उसका ना ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा था, मतलब मेरे को पहुंचने में काफी टाइम लगता था। तो मैं उसी टाइम बस में वो सुनती थी, ऑडियो सीरीज सुनती थी। तो सुनते सुनते फिर मेरे को एक दिन नॉवल मिली, मैं नॉवल पढ़ने लगी, और फिर मैंने सोचा कि ये सारी कहानी है तो इसमें ना मैं हीरोइन क्यों नहीं हूँ, मतलब कि मेरे को खुद हीरोइन होना था अपनी स्टोरी में। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं लिखेगा, मैं खुद लिखूंगी अपनी स्टोरी में, खुद ही हीरोइन बनूंगी मैं। तो मैंने अपनी स्टोरी लिखी, मेरी स्टोरी में हीरोइन जो है वो मैं ही हूँ, और जितने भी कैरेक्टर्स है वो सब हैं, मतलब मेरी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे कैरेक्टर। तो इसी वजह से मैंने स्टोरी लिखी और आज यहाँ पे मैं आ गई। तो आपकी स्टोरी का नाम है माय क्रूअल हस्बैंड। हस्बैंड उसमें क्रूअल हस्बैंड कौन है आपकी लाइफ में, वो आप अगर बताना आज एक नहीं अभी सिद्धार्थ तो मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं करता अभी तक, ठीक है, पर और हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी क्रूअल हस्बैंड एग्जिस्ट करे, ठीक है, बहुत ही आप चाहते हो ऐसा, ठीक है। देखो मैंने नहीं बोला ये बात आप ही ने बोली, क्या बोल रहे हैं आप? एक बार सॉरी, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है मेरी लाइफ में मेरा हीरो, आगे का पता नहीं। बट आप चाहते हैं कि आपकी वो है क्या बोलते हैं, आपकी लाइफ में हीरो और बहुत ही जल्दी आ भी जाएगा। आपकी कहानियां बहुत लोग सुनते हैं, किसी को तो लगेगा कि अरे मुझे मैसेज करना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद इसके बाद मैं जानना चाहूंगा आप सबसे कि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉब्लम हमेशा हमारे पास आती है कि क्या हम लिख सकते हैं और क्या हम नहीं लिख सकते। जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत हमारी स्पेसिफिक है पॉकेट नॉवेल्स की कि आप इन बातों को लिख सकते हैं और इन बातों को नहीं लिख सकते आप प्लेटफॉर्म में। और अब हम उस पर भी बहुत बात कि जितनी भी वल्गर मतलब वल्गैरिटी है
प्रोफैनिटी है उसको हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं ऐप पर, और साथ ही में हम ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं करते, किसी भी क्राइम को प्रमोट करना अलाउ नहीं करते। तो वो लाइन आपने कैसे ड्रॉ करी अपने लिए कि क्योंकि मुझे मालूम है कि रीडर्स जो हैं वो उनकी मांग रहती है कि कुछ अगर आप आगे लिख के बताएं हमें, तो वो लाइन आप कहाँ ड्रॉ करते हैं, वो लाइन आप कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम प्लेटफॉर्म की सैनिटी भी मेंटेन रखें और साथ ही में हम रीडर्स को भी वो कहानी दे सके जो हमने सोची है। तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें, कैसे स्टार्ट करें काव्य जी, अगर आप हमें बताना चाहें कि तो गाइडलाइंस तो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, रीडर्स की डिमांड भी होती है क्योंकि अगर वो कोई नॉवल पढ़ रहे हैं वो जॉनरा देखते हैं कि वो किस जॉनरे में है, और अगर उसमें वो चीज़ उन्हें नहीं मिलती है तो उनकी डिमांड आती है कि आप ये दिखाओ आप वो दिखाओ। मैंने 12 हार्टेड लिखी, उसमें था, और उसमें रोमांस भी था, उसमें ग्रूसम भी था, क्योंकि वो उसकी डिमांड थी। अब अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी, एक लिमिट सेट करनी है, तो इट विल बी कि मैं उस चीज़ को ग्लोरीफाई ना करूँ। अगर आज मैं एक सीन ग्रूसम दिखा रही हूँ तो नेक्स्ट मोमेंट पे या नेक्स्ट टाइम पे एक सीन ऐसा आना चाहिए जहाँ पे वो चीज़ हो जाए कि हाँ तुमने गलत किया, उसे ग्लोरीफाई नहीं करना, वहाँ पे वो लिमिट आ जाती है ताकि लोगों को भी रहे कि हाँ गलत है, हम उस चीज़ को पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और रही बात और भी चीज़ों की लाइक रोमांस एंड एवरीथिंग ऑल, तो इट विल बी कि फीलिंग्स के साथ हो, हम उसे इतना डीपली शो ना करें, ओवरऑल इस थिंग की ग्लोरीफाई ना करें। अगर ग्लोरीफाई नहीं हो रहा है तो लिमिट क्रॉस भी नहीं होगी। जैसा कि अभी काव्या ने कहा कि एक लिमिट में होना चाहिए रोमांस, तो मैंने जब पहले स्टार्ट किया था तो थोड़ा बहुत था, लेकिन जब बीच में जो अडल्ट को हटाने के लिए, एडिट करने के लिए बोला गया, तब मैंने उसमें से सारा हटा के कुछ ऐसे वर्ड्स इंक्लूड किए हैं उसमें जैसे कि सो भी ना हो और फीलिंग्स भी डेवलप हो जाए, और उस टाइप का किया जो कि मुझे लगा कि हाँ होना चाहिए। तो जैसे कि ये है कि कुछ भी अगर गलत उसमें हो रहा है तो उसे हम सपोर्ट ना करें। तो अगर उसमें मैंने कुछ कैरेक्टर्स में वो दिया है तो सेकंड चैप्टर्स में उसमें रीजन ऐसा स्ट्रॉन्ग देती हूँ ताकि वो जो कैरेक्टर कर रहा है वो गलत ना लगे। सेम रीडर जैसा ही था मेरा भी, कि जैसे अगर किसी ने कोई, जैसे मेरी स्टोरी का हीरो है, उसने कुछ गलती की या फिर उसने ज्यादा ही गुस्सा दिखा दिया या फिर थोड़ा क्रूअल हो गया, तो नेक्स्ट डे उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपोलोजाइज कर लिया, और जैसे मतलब उसने काफी कहा कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करने से, मतलब रियलाइज हो गया उसे गलती का। तो यही एक तरह से कि हाँ थोड़ा गलत भी था और थोड़ा उस चीज को सही भी हो गया कि मतलब कैसे अपनी गलती सुधार सकते हैं, और मतलब जैसे किंग होके भी अपनी गलती मान लेना, ईगो में न रहना, ये भी एक पॉइंट डाला मैंने। एक बात और समझनी थी आप सबसे ही कि जब हमारी बुक नॉवल से ऑडियो फॉर्मेट में जाती है, ठीक है, आप सबने वो एक्सपीरियंस कर रखा है, तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब हम ऑडियो में लिखते हैं तो हम नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा देते हैं, तो वो चेंज कैसा रहा आपकी लाइफ में, ठीक है, कि उस टाइम पे आपने कैसे अपना टाइम मैनेज किया और क्या मोटिवेशन थी उसको कन्वर्ट करने की? शानवी जी। वो टाइम मेरे लिए काफी हेक्टिक था क्योंकि मैं पहले अपनी जॉब से आती थी और फिर उसके बाद अपना न्यू चैप्टर जो लिखना था नॉवल का वो लिखना था, फिर उसके बाद जो एडिट करके देना था वो अलग था, और उसमें मतलब उसमें भी ज्यादा ही देना था, मतलब 5 चैप्टर एडिट करने थे, तो मतलब हो नहीं पाता था। एक्चुअली फैमिली का प्रेशर तो नहीं था मेरे पास कि जैसे घर के भी काम करने हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं था, फ्री हूँ इस चीज से तो मैं, लेकिन जॉब से आके फिर मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया किसी ना किसी तरह के शेड्यूल बनाया कि इस टाइम तक ये करना ही है, और नॉवल के चैप्टर की वर्डिंग थोड़ी कम कर दी कि चल रीडर्स थोड़ा मान जाएंगे, मना लूंगी रीडर्स को, ऐसे करके मैंने मैनेज किया टाइम। तानिया जी आप बताइए प्लीज। मेरे में टाइम मैनेजमेंट उसमें ये था कि जब स्टार्टिंग में मेरा 12th का कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद टाइम मेरे पास बहुत था, तो मैक्सिमम 6-7 महीने तो मैं रेगुलर एपिसोड लिख के अच्छा खासा अपलोड कर देती थी, तब मेरी मतलब अच्छी खासी वर्ड काउंट ज्यादा होते थे। बट अब जब से कॉलेज आई यहाँ पर टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो गया, फिर बहुत मुश्किल से किसी तरह टाइम निकाल कर लिख के अपलोड कर पाते हैं, तो इसीलिए अब जो पहले मैंने कई सारी स्टोरीज डाली थी उसमें से वो डिलीट भी कर दी, और जो कंटिन्यू है कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ जिसपे रीडर्स आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट तो जरूरी है ही, लेकिन आपका कहाँ पर आप अपना टाइम प्रायोरिटाइज करो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिदा जी इस पे आपको कुछ कहना है?
मेरी नॉवल अभी ऑडियो में आई नहीं है, आने वाली है। तो आने वाली है, तो उसके लिए बहुत बहुत लाइक शुभकामनाएं आपको। आपकी नॉवल जल्दी ही ऑडियो में है, और आपको भी मतलब ये सवाल का जवाब मुझे और आपको साथ में पता लगे। काव्या जी, आपकी नॉवल अभी भी आई ऑडियो में, हमारी इस बारे में बात भी हो। मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं रहा है, क्योंकि एडिटिंग मुझे करनी नहीं थी और मेरे पास वर्ड काउंट की प्रॉब्लम भी नहीं थी। जब पता चला कि जब मुझे कॉल आई थी कि ऑडियो बुक के लिए सिलेक्टेड है, दैट वाज द टाइम कि थोड़ा सा मैनेज करने में इश्यू आया था, क्योंकि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तुम्हें एपिसोड बनाने होते हैं, फिर वो देने भी होते हैं ऑन टाइम, क्योंकि सामने वाले की भी एक लिमिट होती है, उनको भी वो चाहिए होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने एडिटर रखा था, पेड एडिटर रखा था। देन मेरा भाई एडिटिंग करता था और अभी भी वही करता है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है ज़्यादा। और 5 नॉवल के साथ भी इट्स नॉट इशू फॉर मी। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक अच्छे राइटर के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे ये समझना था, एक मोमेंट होता है जब आपको फ़ोन आता है और आपको बोला जाता है कि आपकी नॉवल जो है वो ऑडियो के लिए सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, वो मोमेंट क्या था? उस मोमेंट में क्या फील हुआ? आप जो लॉन्ग फॉर्म लिख रहे हैं और उसके बाद फोन आना कि यार आपकी जो नॉवल है वो ऑडियो में भी जाएगी और लोग सुन भी पाएंगे उसको, तो वो फीलिंग कैसी थी? वो अगर आप सब लोग मेरे को बता पाए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऑडियो सीरीज बनेगी, लेकिन जब फोन आया मेरे पास गुंजन मैम का, मैं सच में मतलब बेड से नीचे बार बार कूद रही थी। इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि उछल रही थी, फिर कूद रही थी, उछल रही थी। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि अब सुनेंगे, और किसी का नहीं था कि रीडर सुने चाहे ना सुने, मैं खुद सुनूंगी। मैं क्योंकि मैंने अपने लिए लिखी थी स्टोरी, और मैं अभी भी सुनती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ही सुनती हूँ, जैसे ही एपिसोड आते हैं। रीडर से ज्यादा मुझे वेट करता है, पर यकीन नहीं होता कि मैंने लिखी है। और आरजे आरू मैम की आवाज बहुत अच्छी है, बहुत मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे को इतनी अच्छी आरजे मिली थी। तानिया जी, आप बताइए उस पल के बारे में जहां आपकी बुक ऑडियो बुक में कन्वर्ट हुई। वो टाइम जब मैं लिसनर थी सिर्फ, तो उस टाइम पे मैं बस यही सोचती थी कि जब पॉकेट एफएम पे क्या कभी मेरी स्टोरी मैं जो लिखूंगी, तो क्या वो कभी ऑडियो बुक बनेगा? अगर जब बनेगा तो वो क्या सोर्स होगा कि कैसे यहाँ पे मेरी स्टोरी जा सकती है। फिर बाद में जब मैंने स्टोरीज लिखी, और स्टोरी तो लिखी थी नॉवेल, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ ये ऑडियो में जाएगी। बट एक दिन कॉल आया कि मैम आपकी ये नॉवेल ऑडियो बुक के लिए सिलेक्ट हो गई है एंड फॉर्म फिलअप करना है, ये जो फिर उसके सोर्सेस थे। तो उसके बाद फोन कट हुआ और जो मेरी खुशी, मतलब घर में हंगामा मचा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता था कि कंटेंट डिजर्विंग है। जब मुझे पहला कॉल आया था तो द फीलिंग वाज आई डिड इट। जो मुझे चाहिए था वो मैंने कर लिया, और क्या चाहिए था, दैट्स द थिंग। और ऑफ कोर्स बहुत खुशी हुई थी, बिकॉज ओक्रेल हार्टेड की जो ऑडियो बुक है वो मेरी फर्स्ट ऑडियो बुक है, तो जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट होता है, उसकी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा होती है। जब मुझे फर्स्ट कॉल आया था, देन मैं सैलेड कट कर रही थी, और मुझे जब कॉल आया, मैम ने बोला कि आपकी ऑडियो मतलब आपकी नॉवल ऑडियो के लिए सिलेक्ट गई। जो मेरे गोद में सैलेड था वो सारा बिखर गया नीचे। एंड जो मैम ने मुझे 2 बजे का टाइम दिया था मीटिंग के लिए कि आपकी पहली मीटिंग मैम और सर के साथ होगी। मैं बार बार जाके घड़ी देख रही हूँ कि कब 2 बजेगा और मैं कब मीटिंग स्टार्ट करूंगी, अपनी एक्सपीरियंस बताऊंगी। लेकिन मेरी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो बहुत अच्छी हुई। मैम ने मेरी सारी एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और मैम ने कहा कि बस आप एडिटिंग के लिए लग जाओ, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब वो उन्होंने बोला कि जो आरजे हैं उनके लिए सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, जैसे कि कुछ मात्रास वगैरह वो अलग सेट होने चाहिए। तो आपको वो एडिटिंग करना है, आप मुझे एडिटिंग करके देते जाओ, मैं बात की ऑडियो के लिए देती जाऊंगी। तो अभी मेरा एडिटिंग पे ही है दिसंबर तक आ जाएगी। आपको वो फीलिंग तो आ चुकी है ना कि कैसा लगता है, तो वो बहुत जरूरी। इसी बात पे मैं एक बात और आप लोगों से समझना चाहूंगा कि जब रिदा मैम ने मेंशन किया कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए जब आप अपनी नॉवल लिखते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कौन सा, मतलब आप क्या काम में लेते हैं, आप कैसे उनको कम से कम करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि लिखते टाइम भी आपको पता है कि रीडर्स का एक्सपीरियंस जो है वो स्पेलिंग पे बहुत ज्यादा रहता है। आपका पैराग्राफ अलग अलग हो, मतलब सारे
पंचुएशन ढंग से हो, सारा ग्रामर ढंग से हो, तो उस चीज का ध्यान आप लोग कैसे रखते हैं? वो टिप्स जल्दी। बाकी राइटर्स के लिए शेयर कर पाए। हृदा जी, आप स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं जो सीन मैं लिख रही हूँ, तो जैसे कि अभी मेन कैरेक्टर का जो डायलॉग है वो मेरा पूरा एक फॉन्ट एक पैराग्राफ में पूरा रहता है कि जब तक वो पूरा डायलॉग अपना खत्म ना कर दे मैं उस पैराग्राफ को चेंज नहीं करती हूँ, उसे सेम प्रोसेस करती हूँ। और जब वो डायलॉग खत्म होता है और सेकंड इसका कैरेक्टर का डायलॉग शुरू होता है तो वो पैराग्राफ मैं चेंज करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप वहाँ पे ये ध्यान दें कि जो डायलॉग कैरेक्टर बोल रहा है जब तक वो सेकंड कैरेक्टर पे नहीं जाता है तब तक आप पैराग्राफ चेंज ना करें, नहीं तो वो ना थोड़ा सा आउट ऑफ सीन लग जाएगा कि ये किसी और का डायलॉग है। वो जब एक बार मैं चैप्टर्स लिख लेती हूँ तो उसके बाद पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग पढ़ती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे पढ़ने में लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरी क्या मिस्टेक है, क्या जो भी है, और वो चीज सही हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में पहले तो क्वेश्चन एक होता है ना, सस्पेंस के लिए एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, वो तो पहले मैंने नहीं स्टार्ट किया था बट अब करती हूँ। वो चीज मिस्टेक मेरे पहले थोड़ी कम थी, बट एक होता है इसमें जो पास्ट और प्रेजेंट का सेंटेंस बनता है वो थोड़ी सी बहुत मिस्टेक होती थी, जो कि बाद में मेरी अब ऑडियो बुक के लिए जब एपिसोड देना पड़ता था तो बाद में वो गुंजन मैम की वजह से ठीक हो गया है। तो पहले जो चीज मेरी मिस्टेक थी वो अब सही है और अब कोई मिस्टेक नहीं किया। एक्चुअली जब मैं लिखने बैठती हूँ तो सबसे पहले ऑटो करेक्ट ऑफ कर देती हूँ अपने फोन का। मुझे ऑटो करेक्ट से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आधी से ज्यादा टाइपिंग तो वही करता है, इसलिए मैं उसे ऑफ रखती हूँ और चैप्टर पूरा होने के बाद एक बार उसे फिर से रीड कर लेती हूँ, एक एक वर्ड अच्छे से। मिस्टेक होती है, कुछ ऐड करना होता है तो वो मैं ठीक कर देती हूँ, तो ये मेरा ठीक रहता है क्योंकि एडिटिंग सही होती है करना। तो या एक्चुअली मैं टाइपिंग के थ्रू नहीं लिखती, बिकॉज मैं टाइपिंग कर नहीं सकती ज्यादा, मेरे थंब में स्क्रीन आ जाते हैं, इसीलिए वॉइस नोट पे लिखते हैं। और वॉइस नोट पे लिखने के बाद उसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं, तो हमें एडिटिंग की जरूरत पड़ती है। और सारा कुछ एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितना मुझे लिखना है एडिट करते हो, एडिट भी रीडिंग के साथ होती है तो सारी मिस्टेक्स उसमें कवर अप हो जाती है। और एडिटिंग के बाद भी एक बार प्रूफ रीडिंग वो इम्पोर्टेंट है। आप सबका मिला जुला आंसर जो है वो ये है कि एक बार लिखने के बाद प्रूफ रीड कर लें, अपने आप ध्यान दे लें एक बार कि कौन सा टॉपिक है जो आप इस चैप्टर में, कौन सी सिचुएशन है इस चैप्टर में आप लिखने वाले हैं, वो पहले से लिख के एक बार रखें। और आपका जो एक हुक क्वेश्चन है या जो क्लिफ हैंगर है उसको पहले से अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो बहुत ही आसान होगा चैप्टर लिखने के लिए। एक निजी सवाल ये है आप सबसे कि क्या आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप जाकर के अपना चैप्टर दिखाते हैं कि ये चैप्टर देख के बताओ कैसा लग रहा है? क्या ऐसा कोई है आपके लिए, आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, घर पे कोई भी? काव्या जी आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। फॉर मी द पर्सन विल बी काजल अनेजा, शी इज आल्सो राइटर ऑफ कोर्स। उनके अलावा आई डोंट थिंक कोई है। एक्चुअली हाँ, आने वाली डब स्टोरीज के बारे में भी उन्हें पता होता है और पीछे की भी उन्हें सब पता है। चलिए जी, काजल जी को यहाँ पे मैं शाउट आउट दे देता हूँ। तो तान्या जी आप बताइए आपके लाइफ में ऐसा कोई? हाँ, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो नहीं थी, कि बाद में वो जो रीडर ही थी और उसने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। फिर इंस्टा के थ्रू हम फ्रेंड बने और बाद में उसके बाद जब एपिसोड अपलोड करने से पहले मैं एक बार उसे देती हूँ कि पढ़ के बताओ कैसा है। तो उसका नाम रिया रॉय है। फिलहाल अभी कॉलेज स्टडी की वजह से वो थोड़ी बिजी हो गई है, क्योंकि वो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लिखती थी, बट अभी उसने राइटिंग स्टॉप कर दी है। कॉन्टेक्ट में है, अगर मुझे एपिसोड नहीं देना है बट अभी भी अगर कंटेंट से रिलेटेड मुझे बात करनी होती है कि आगे क्या लिखूं, तेरे मतलब इन कैरेक्टर में क्या करना है, तो उससे मैं आइडिया भी लेती हूँ, वो सजेस्ट भी करती है, तो वो आज भी हम लोग का चलता है और एपिसोड तो मैं उसे हमेशा देती थी। नाइस। हृदा जी आप प्लीज। जैसे कि तान्या ने कहा पहले कोई नहीं था, वैसे भी मेरे लाइफ में पहले कोई नहीं था, लेकिन जो पॉकेट नॉवल ने जो ग्रुप क्रिएट किया था गोल्ड और सिल्वर ये सब, तो उसमें मुझे एक राइटर मिले आशीष राज। तो अब मुझसे जो भी मैं चैप्टर्स लिखती हूँ तो जैसे अगर मुझे डाउट होता है कि हाँ ये चैप्टर्स थोड़ा रीडर्स को पसंद आएगा कि नहीं, मुझे खुद जिस चैप्टर पे लगता है कि हाँ मैं क्या लिख रही हूँ यार, सीन भी सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, तब मैं उसे सेंड करती हूँ चैप्टर्स लिख करके और उससे पूछती हूँ कि बताओ इसमें कुछ ऐसा सीन है जो मुझे कट करना हो, एडिट करना हो,
और वो जस्ट पढ़ के भी बताते हैं कि नहीं ठीक है, वो सीधा मुझे यही बोलेंगे कि तू पागल हो गई है, अच्छा खासा लिखी हुई है, फिर भी बोलती कि देख ले बता दे। तो अब है मेरे लाइफ में आशीष राज, जिसे मैं चैप्टर सामने से देती हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, शानवी जी। नो वन, अभी तक ऐसा कोई नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसने कोशिश नहीं की। ऑलमोस्ट मेरे घर में ही सबने पढ़ने की कोशिश की कि ऐसा लिख क्या रही है, लेकिन मैंने खुद से किसी को नहीं दिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को जज ना कर ले कि तू रोमांस लिख रही है, इसीलिए मैंने किसी को नहीं दिया। और मैं आगे भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी से अपने गोल शेयर करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए मैं किसी को नहीं दी। ठीक है, तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि शाउट आउट टू रिया रॉय जी, जिन्होंने तान्या जी को हेल्प करी, आशीष जी और काजल जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोग इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए भी, क्योंकि आप हमारे फेवरेट राइटर्स को हेल्प करते हैं इन अराउंड, तो थैंक यू सो मच। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, समझते हैं कि जब कमेंट्स आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कमेंट्स करने का हक सबको है। नेगेटिव कमेंट्स नहीं, नेगेटिव रिव्यूज एज सच, कमेंट्स मैं नहीं बोलना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर। तो रिव्यूज जब हमारी बुक के लिए आते हैं, जब हमारे नॉवल के लिए आते हैं, तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो उससे कैसे आप डील करते हैं, कैसे एक नेगेटिव रिव्यू से आप डील करते हैं, वो अगर आप हम बाकी सबको बता सके। जानवी जी, अगर आप इस बात पे मतलब स्टार्ट कर सकते। जब पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आगे के चैप्टर लिखने का मन करता है। कल परसों एक का कमेंट आया एक रीडर का कि मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, पंखा एसी कूलर हूँ। तो मैं ये सुन के हंसने लगी थी, और मतलब ये पढ़ के। और जब नेगेटिव कमेंट आते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या लिख दिया। क्योंकि एक बार मेरा ऐसा प्लॉट आया था जब 400 500 कमेंट पहुंच जाते थे और कुछ नेगेटिव होते थे उसमें से, तो मैं बहुत वो हो जाती थी कि मैं क्यों और गलत लिख रही हूँ, क्या मैं गलत लिख रही हूँ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए मुझे। लेकिन फिर बाद में सोचती थी कि हम हर किसी को पसंद नहीं आ सकते, जैसे किसी को पसंद आ सकते हैं, किसी को नहीं भी आ सकते, तो ऐसे डीमोटिवेट होना चाहिए, कोई बात नहीं है। जी प्लीज। जब पॉजिटिव आता है रिव्यू कमेंट तो बहुत खुशी होती है कि हाँ किसी को पसंद आ रहा है हमारा लिखा हुआ, और मतलब आगे लिखने का दिल करता है कि सामने से न्यू चैप्टर वो भी एक्स्ट्रा करके दे सकूं। लेकिन जब नेगेटिव रिव्यू या कमेंट आता है तो थोड़ा लगता है कि यार मैंने क्या लिख दिया ऐसा जो किसी को पसंद नहीं आया है, और मैं उसे जाके वापस से पढ़ती हूँ उस चैप्टर को जिसपे नेगेटिव कमेंट आता है, और उसे देख मतलब समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या है मैंने। और जब वैसा होता है तो मैं सामने से रीडर्स को टैग करके बोलती हूँ कि अगर आपको ये चीज पसंद नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप अगला चैप्टर पढ़िए, आपको वो जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल जी। तान्या जी। मेरी स्टोरी में तो जहाँ तक अभी तक कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए कि जिससे वजह से मैं कभी हर्ट हुई हूँ। हाँ, हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। एक बार सिर्फ एक कमेंट था जो थोड़ा नेगेटिव आया था, जब मैंने वो ज्यादा डीप रोमांस लिख दिया था कि लाइक मैं इतनी छोटी लड़की हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो कैसे इतना रोमांस लिख सकती हूँ। तो उसमें वो चीज थोड़ा सा हर्ट किया था। बट फिर उसके बाद से मेरे रोमांस भी ज्यादा नॉर्मल थे, एकदम मैंने डीप रोमांस भी नहीं लिखा, जो लोगों को एवरेज पसंद भी आ रहे थे। और अगर नेगेटिव या फिर रीडर्स कभी गुस्सा करते तो वो सिर्फ इसीलिए करते अगर मैं कभी लेट एपिसोड दे रही हूँ, या फिर पता चला मैंने बहुत ज्यादा गैप कर दिया, इस पे आ जाते हैं रीडर्स, भड़कते थोड़ा। वरना कभी उनकी तरफ से कोई एकदम ऐसा कमेंट नहीं आया कि जिससे राइटर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाए या हर्ट हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। काव्या जी प्लीज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो एस्पेक्ट हर चीज में होते हैं, फिर चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीज लेना चाहते हैं। हम पॉजिटिव ही लेंगे ऑफ कोर्स, बट अगर नेगेटिव लगातार बैक टू बैक आएगा तो एट सम पॉइंट वो अफेक्ट करता है और वो ब्रेक डाउन का रीजन भी बन जाता है। ऐसा मेरे साथ एक्चुअली 2 बार हुआ है बस। और उसके अलावा आते हैं तो मेरा फर्स्ट रहता है इग्नोर, मतलब कि जो लिख नहीं रहे, लिख मैं रही हूँ, स्टोरी मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ना तुम जानते हो ना कुछ जानते हो, ना तुम्हें आगे का पता, तो तुम यू कांट जज। और वो रीडर से ज्यादा वो डिमोटिवेटर होते हैं, जो आते हैं आके डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं और फिर चले जाते हैं। चलिए, तो आज हमको सीखने को मिला कि कैसे एक नेगेटिव कमेंट से डील करते हैं। चलिए, तो एक 2 सवाल
और प्लेटफॉर्म को लेकर के, प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो अभी हाल ही में हमने एक राइटर्स एडवांसमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके आप सब लोग पार्ट है। उसके अंदर हम लोगों ने हर राइटर को एक बैच दिया है और उनकी परफॉर्मेंस पे हर महीने वो बैच अपग्रेड होती है, ठीक है। तो आप लोगों को उस प्रोग्राम के बारे में जानकर कैसा लगा? अभी तक आपका रिस्पॉन्स उस प्रोग्राम में कैसा रहा है, उसके बारे में मैं समझना चाहूँगा। काव्या जी, अगर आप स्टार्ट कर सकें। दिस इज एक्चुअली गुड डिसीजन बाय द टीम, क्योंकि ऐसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो राइटर को पहला होता है कि उन्हें रीडर्स चाहिए अपने पास, लेकिन अब उनके पास एक भी कि उन्हें वो बैच चाहिए। अगर कोई गोल्ड राइटर है तो उसे प्लैटिनम की एक है, उसका एम है कि उन्हें प्लैटिनम राइटर बनना है, ये चीज होती है। और जब बैज हमारे ऐप पर हमारी प्रोफाइल पर होते हैं तो वो एज अ प्राउड मोमेंट भी होता है कि राइट नाउ आई एम प्लैटिनम राइटर। तो ऑफकोर्स मैं अभी वहाँ सबसे जो हाईएस्ट बैज है उससे मैंने ले रखा है। तो दिस इज अमेजिंग। रानिया जी प्लीज। ये जो आया है राइटर्स एडवांस फीचर्स, ये बहुत ही अच्छा है, जो राइटर्स को डिवाइड कर देता है कि हाँ कौन सा राइटर्स कहाँ पर मतलब गोल्ड प्लैटिनम है उनके लिए। तो इसमें ये अगर कोई सिल्वर पे है तो वो और मेहनत करके जल्दी से जल्दी गोल्ड पा सकता है, और जो गोल्ड में है वो जल्दी से जल्दी प्लैटिनम ले सकता है। तो यहाँ पे एक राइटर को एक एम मिला है कि हाँ हमें और फोकस होकर राइटिंग करनी है और पूरे कंटिन्यू करनी है। जो बीच में मतलब होता है कि यार सिर्फ पैसा ही मिल रहा है, सिर्फ रीडर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ यही है। बट नहीं, अब यहाँ पे उनको एक ऐसा मोमेंट मिला कि ना यार वो प्राउड से बोल सकते मैं प्लैटिनम राइटर हूँ, गोल्ड राइटर हूँ। तो ये उनको एक पोस्ट देता है, पोजीशन। जैसे कि अभी राइटर्स तो सब एक जैसे ही है, सभी अपनी लेवल पे अच्छी राइटिंग करते हैं, लेकिन जब एक पोजीशन मिल जाती है तो उससे समझ में आता है कि हाँ मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे इस लेवल का माना जा रहा है। जैसे कि मुझे फर्स्ट बैच गोल्ड का मिला था, तो मैंने मतलब जितना जल्दी हो सके मैंने कोशिश किया प्लेटिनम में जाने के लिए, और आज मैं प्लेटिनम में हूँ। तो वो पोजीशन जब मिली मुझे हाईएस्ट राइटर की, तो बहुत खुशी हुई कि हाँ मैं हाईएस्ट राइटर्स में हूँ। और कितने ही राइटर्स ऐसे हैं जो मुझे खुद कांटेक्ट करके पूछते हैं कि मैम आप मेरी हेल्प कर दो, प्रमोशन कर दो स्टोरी की, कि रीडर्स नहीं आ रहे हैं या कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ बता दो। तो जब उन्हें सामने से बताती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझसे पूछने आ रहा है कि आप मुझे बता दो। तो ये पोजीशन जो मिला है वो बहुत अच्छा है पॉकेट नॉवल की तरफ से। शानवी जी प्लीज। आई एग्री विद सिया और रीडा, सॉरी। तो मैं भी ऐसे उस तरह ही कुछ मेरे भी थॉट्स हैं, लेकिन अब जैसे हम ये कंपनी ने जो किया है टारगेट का, तो ये काफी अच्छा रहा, क्योंकि जैसे हम खुद से कभी टारगेट सेट नहीं कर सकते कि हमें ये अचीव करना है या फिर ये नहीं करना है, मैं खुद से नहीं कर पाती हूँ। तो ये जो कंपनी ने किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है कि कंपनी ने खुद ही दे दिया टारगेट। अब उसे अचीव करने के लिए लग जाएंगे सब लाइन में कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो ये बहुत अच्छा रहा कंपनी का। एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप एक नए राइटर को देना चाहेंगे कि अगर कोई अपनी लेखन की जर्नी स्टार्ट करने वाला है, तो उसको एक पीस ऑफ एडवाइस, ये तो बिल्कुल मानना ही मानना है, इसको तो पत्थर की लकीर मान के चलना है, तो अगर आप वो हमें दे पाए, कोई भी जो भी गाना चाहे फर्स्ट। तो जो भी न्यू राइटर्स आएंगे, मेरा सबसे पहला एडवाइस ये होगा कि इफ यू वांट टू राइट, तुम ये सोच के मत चलो कि तुम्हें शौक के लिए लिखना है, क्योंकि शौक के लिए की गई चीज शौक उतर जाता है। अगर तुम सीरियस हो तो तुम्हें विजन होना चाहिए, तुम्हारा विजन हो कि तुम्हें आखिर करना क्या है, क्योंकि रीडर्स के माइंड में ना तुम एक स्टोरी लिखते हो तो उसकी एक इमेज बनती है, और वो इमेज अगर क्लियर नहीं होगी ना तो रीडर्स कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। 50 चैप्टर 100 चैप्टर के बाद वो टूट जाएंगे या फिर बीच में ही टूट जाएंगे। इट्स बेटर कि तुम एक विजन लेकर चलो। अगर तुम रिवेंज लिख रहे हो तो रिवेंज का एक विजन हो, पूरी कहानी एक बिल्डअप हो। तो मोस्टली विजन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा विजन होगा तो तुम्हारी स्टोरी ऑफ कोर्स जाएगी और बहुत अच्छी जाएगी, और उसके बाद रीडर्स का सपोर्ट तुम्हें कहाँ लेके जाए क्या पता। इट्स ऑल अप टू यू। चलिए तानिया जी। इसमें तो यही है कि अगर जैसे किसी न्यू राइटर को स्टोरी स्टार्ट करनी है, तो पहले तो वो ये देखे कि रीडर्स आज के समय में पसंद क्या कर रहे हैं, चाहे वो टीवी हो, वेब सीरीज हो, मूवी हो या नॉवेल्स में हो। नॉवेल्स में उन्हें जो ज्यादा पसंद हो तो उनकी पसंद के अकॉर्डिंग ही हमें वो लिखना चाहिए।
और स्टोरी तो अगर जो कोई राइटर स्टार्ट कर रहा है तो वो ऑलरेडी उसमें कंटेंट पे पूरा जोर देगा ही कि उसे क्या लिखना है। तो उसमें रिवेंज हो या प्यार मोहब्बत जो भी हो, तो वो एक कंटेंट तैयार करेगा। अब जब वो लिख रहा है तो रीडर्स को क्या चीजें पसंद आ रही है, तो वो न्यू राइटर उसी के अकॉर्डिंग लिखता जाए। तो वो आइडिया जो होता है, अगर रीडर्स जब पसंद करते हैं तो कमेंट में भी बोलते हैं। और जो न्यू राइटर है वो कहीं और से भी आइडिया ले सकता है कि रीडर्स को अच्छा ये पसंद आ रहा है तो हम इसमें ये भी ला सकते हैं, रिवेंज चाहिए, प्यार चाहिए, या फिर कॉन्टेक्स्ट मैरिज चाहिए, कॉलेज लाइफ चाहिए। तो वो उनको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ लिखना शुरू कर दें। और रिदा जी प्लीज वन। न्यू राइटर्स हैं जो एग्जैक्ट किसी नॉवल को पढ़कर स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो कुछ चैप्टर्स लिखे और फिर वो छोड़ देते हैं कि जैसे रीडर्स पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा आगे सीन्स कैसा है, तो वो अपने जहाँ भी वो जाए या अपने आसपास वो ध्यान से हर चीज को देखे और अपने माइंड में एब्जर्व करे कि हो सकता है ये कैरेक्टर या ये सीन अपने नॉवल पे डाले तो रीडर्स को पसंद आए। और सबसे पहले वो जो कैरेक्टर्स के नाम ऐसे रखे जो रीडर्स आसानी से वो पढ़ सके, ताकि रीडर उससे कनेक्ट हो सके। और हर इसमें चैप्टर्स के एंड पे कुछ ऐसा हुक पॉइंट रखें जिससे पढ़ने के लिए रीडर्स आए ही आए। जानवी जी, जब तक आप पैशनेट नहीं हो अपने वर्क को लेकर, तब तक वो जब तक उखड़े मन से कुछ भी होता है तो वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाता है जितना हम कर सकते हैं और अच्छा। तो मेरा को तो बहुत शौक था कि मैं लिखूं, जैसे कि मैंने बताया कि हीरोइन बनना चाहती थी अपनी स्टोरी की, तो वही मैंने उसी हिसाब से लिखा। और दूसरा, कंटेंट न्यू होना चाहिए, हमेशा न्यू कंटेंट लेके आओ। मतलब जैसे अब हमने देखा कि कैसे स्टोरी बन सकती है, ये ऐसे बन सकती है, या फिर ऐसे नया कंटेंट जुड़ सकता है, ऐसे नए एलिमेंट जुड़ सकता है। और दूसरा यही होना चाहिए बस। चलिए टू सम अप मैं बताता हूँ कि अगर आप लिखना शुरू करना चाहते हैं तो एक विजन अपने माइंड में रखें, ठीक है। उसके अलावा ये भी देखें कि रीडर्स की डिमांड क्या है, आपको आपकी जो राइटिंग है उसमें आपका पैशन जो है वो दिखना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन दिस ऑथर राउंड टेबल, ठीक है। आज हम बहुत ही होनहार हमारे लेखकों से मिले और उन लोगों से बहुत ही उनके लाइफ के बारे में भी जाना, और साथ ही में ये भी जाना कि वो अपनी लेखन की प्रक्रिया कैसे करते हैं। हम जल्द ही एक और ऑथर सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।